1986 में अमेरिकन फौजों का लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर, या फिर 2014 में सीरिया पर, अमेरिका ने जब चाहा मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो पिछली कई दहाइयों से इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान के किले में दरारें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा। तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान के बॉर्डर्स का 1 इंच भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया है। फिर चाहे हमलावर रोमन्स हो, अरब्स, तुर्क्स, रशियंस या फिर ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना, ईरान ने बार बार यह साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को झेलने की ताकत रखता है। लेकिन आखिर इस ताकत का असल राज क्या है? वो क्या चीज है जो ईरान को बाकी अरब मुल्कों से बिल्कुल अलग और सख्त जान बनाती है? सबसे पहले बात करते हैं उस तोहफे की जो ईरान को कुदरत की तरफ से मिला है। अगर ईरान को एक सेंटेंस में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा किला है। ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई हैं। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। साउथ में मौजूद जाग्रोस माउंटेन रेंज ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान के साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। साउथ वेस्ट की तरफ ये पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इतने सख्त और ऊंचे हो जाते हैं कि टर्की के साथ एक इम्पॉसिबल बॉर्डर बनता है। जहां पहाड़ नहीं है वहां दलदली इलाके हैं। ये मार्शलैंड्स एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करते हैं। जैसे किले के सामने एक गहरी खंदक होती है। नॉर्थ का रुख किया जाए जहां कैस्पियन सी या अजरबैजान है, वहां अल्बोर्स माउंटेन रेंज हिफाजत के लिए मौजूद है। ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वहां छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस ईरान के गिर्द एक रिबन की तरह लिपटी हुई हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है। यानी ईरान को चारों तरफ से इन पहाड़ों ने एक किले की तरह महफूज रखा है, जबकि साउथ में पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी दीवार है। अगर कोई पर्शियन गल्फ से कब्जा करने आता है तो सामने 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन एक अहम किरदार अदा करती है। ऐसे ही ये पहाड़ ईरान की सेफ्टी के लिए इतने अहम हैं कि पिछले 600 सालों से जितनी भी कोशिशें की गईं, वो नाकाम ही रही हैं। ईरान के बॉर्डर्स के अलावा अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ 2 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं, दश्ते एकावीर और दश्ते लूत। ये इतने बंजर हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। ईरान की टोटल 9 करोड़ आबादी ज्यादातर इन्हीं पहाड़ी इलाकों में रहती है। यही वजह है कि किसी भी बाहर की फौज के लिए ईरान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा से एक खौफनाक ख्वाब रहा है। जमीन से आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरफ लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस बन सकते हैं तो दूसरी तरफ सप्लाई लाइंस की तंगी, तंग रास्ते और सख्त मौसम उनके लिए नए चैलेंजेस खड़े कर सकता है। पर यहाँ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यही पहाड़ी सिलसिले जहां ईरान की हिफाजत करते हैं, वहीं ये ईरान को कैद भी कर देते हैं। इतिहास में देखा जाए तो जब भी ईरान ने वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, यही पहाड़ी सिलसिले ईरान के लिए भी बड़ी रुकावट बने हैं। यही वजह है कि ईरान अपने साउथ और वेस्ट में प्रेजेंस बनाए रखने के लिए डायरेक्ट जंग नहीं करता, बल्कि उन्होंने शिया प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूतियों, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस और पैलेस्टाइन में हमास और इस्लामिक जिहाद। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की तरफ। हॉर्मोन्स ईरान के लिए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा शुरू से लेकर आखिर तक अकेले ईरान के पास है, जबकि निचले हिस्से को 7 कंट्रीज आपस में शेयर करती है। इराक, कुवैत, सऊदी, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। पर्शियन गल्फ की इस एंट्रेंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं, जिसके नॉर्थ में सिर्फ ईरान की कोस्ट लाइन है, जबकि साउथ में ओमान का छोटा सा हिस्सा। हॉर्मोज पर ईरान की साइड पर एक वी शेप बनता है, जिसकी वजह से 3 साइड से ईरान इस हिस्से को बेहतर कंट्रोल कर सकता है। इस पॉइंट पे ईरान के लिए हमेशा से हॉर्मोज को बंद करना काफी आसान रहा है। ईरान साफ साफ कह चुका है कि अगर किसी भी मुल्क का कोई जहाज हॉर्मोज की तरफ बढ़ा तो उसे जला दिया जाएगा। इससे वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेशर में ला सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल और कतर की 90% एलएनजी के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी का 5% इसी हॉर्मोज पे डिपेंड करता है।
अगर ईरान पर कोई भी कब्जा या हमला करना चाहेगा तो ईरान के पास हॉर्मोज बंद करके पूरी दुनिया को प्रेशर में डालने का एक कीमती एसेट मौजूद है। ईरान के पास तीसरा फायदा एक बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन का है। ईरान का टोटल पेरीमीटर 8,731 किलोमीटर है, जिसमें से 2,815 किलोमीटर समुद्री कोस्ट है, यानी ईरान के बॉर्डर का 32% समुद्री कोस्ट लाइन है। और आपको बताता चलूं कि ये कोई मामूली कोस्ट नहीं है। यहाँ पर पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ ईरान ने सीक्रेट लोकेशंस पर मिसाइल बैटरीज नस्ब कर रखी है। यहाँ गारेन और कई ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो सैटेलाइट या ड्रोन से देखने पर नजर ही नहीं आते। अगर कोई दुश्मन समंदर से जमीन पर उतर भी जाए तो उन्हें फौरन ही पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। ज्योग्राफी और कोस्ट लाइन के बाद ईरान को बाहर के इन्वेडर से बचाने वाली तीसरी शील्ड है वहां बसने वाली अलग अलग कौमें। ईरान एक मल्टी एथनिक मुल्क है, मतलब वहां सिर्फ एक कौम नहीं रहती। यहाँ पर्शियन, अजरी, कुर्द, अरब, बलोच और तुर्कमैन समेत और भी अलग अलग कबीले बसते हैं। जब किसी भी मुल्क की आवाम मुख्तलिफ कौमों को मिलाकर बनती हो तो यहाँ सबसे बड़ा मसला आता है हर किसी को खुश रखना। हर ग्रुप अपने अपने राइट्स चाहता है। यहाँ पहाड़ी इलाकों पर मुख्तलिफ कबीले अपनी अपनी जुबान और कल्चर के साथ रहते हैं और हर किसी के आपस में कई 100 साल पुराने इख्तलाफात हैं। बेशक ईरान ने सबको शिया मुस्लिम्स की अम्ब्रेला के नीचे एक करके रखा है, लेकिन फिर भी अक्सर यहाँ प्रोटेस्ट्स देखे जाते हैं। इन सबको कंट्रोल करना और एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाना ईरान के लिए हमेशा एक मुश्किल काम रहा है। ये मल्टी एथनिसिटी जहां ईरान के लिए एक प्रॉब्लम है, वहीं बाहर से आने वाले किसी इन्वेडर के लिए उससे भी बड़ा मसला है। जो भी ईरान पर कब्जा करने का सोचेगा, पहले तो उसे ज्योग्राफी से लड़ना होगा और फिर अंदर के लोगों को एक साथ ले चलना होगा, जो कि एक नामुमकिन काम लगता है। इस बात का अंदाजा यूएस इजराइल को भी अच्छी तरह से है, तभी वो जानते हैं कि ईरान को बगैर लोगों की ताकत के हराना करीब नामुमकिन है। 1941 में ब्रिटिश और रशियंस ने यहाँ कब्जा किया था, वो भी ईरान के शाह के बेटे की मदद से। इसके अलावा इन ग्रुप्स का बेशक आपस में इख्तलाफ है, पर रिलीजियसली ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। ईरान की 95% पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स है। इतिहास में देखा जाए तो जब भी ईरान पर बाहर से हमला हुआ है, इस मौके पर ये सारे एक हो जाते हैं। 1980 में जब सद्दाम हुसैन ने सोचा कि ईरान की आर्मी बिल्कुल बिखरी हुई होगी, तो वो गलती पर था। ईरान का सबसे खतरनाक हथियार उसकी आर्मी नहीं, उसका साइज है। ये 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई एक स्ट्रेटेजिक भूल भुलैया है। यही वजह है कि ईरान की जमीन खुद एक खामोश मुहाफिज है जो वक़्त को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है।